एम्बोलाइजेशन के हवाले से हमने रिसेंट डिस्कस किया था, उसके हवाले से मज़ीद इसमें क्या आप बताना चाहती हैं? कोई अमेंडमेंट हुई है, क्या चीज़ें कुछ सामने आई हैं? बेटी आज फिर एक पेशेंट मेरे पास आई, अनमैरिड, 35 साल की वो बच्ची थी, 35 ईयर्स, और वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है कई सालों से, और मेरे क्योंकि मैं अनमैरिड हूँ और मुझे तो ये दवाइयाँ दे रहे हैं डॉक्टर्स और फलां और ये और वो। कहती है मैं आपका पॉडकास्ट सुन के एम्बुलाइजेशन से रुक के तो आई हूँ। मैंने उसका अल्ट्रासाउंड किया, उसके यूट्रस के अंदर पॉलिप था। ठीक है, और पॉलिप जो है वो बड़े आराम से बग़ैर चीरा दिए, थोड़ा सा एनेस्थीसिया दिए, नीचे से या माहवारी के रास्ते से निकल सकता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मुझे कहती है कि मुझे तो डॉक्टर ने कहा, रेडियोलॉजिस्ट ने, कि आप फ़ौरन आ जाएं एम्बुलाइजेशन के लिए। और 35 साल की लड़की, अब उसकी ओवरीज़ में अंडे भी बहुत थोड़े रह गए हैं। ज़ाहिर है वो 12 इयर्स की एज पे उसको मिनारकी हुई और उस वक्त से उसके अंडे शेड हो रहे हैं। अब 35 इयर्स पे उसकी तो ओवरीज़ में अंडे, वो शुक्र, मैंने कहा शुक्र करो कि तुम बच के आ गई हो। इसमें तो एम्बुलाइजेशन में आपका AMH, वो जो एंटी मलेरियन हार्मोन है जो अंडों की मिकदार का बताता है, वो तो कम हो जाता है, एकदम से फॉल करता है। तो तुम शुक्र करो कि तुमने, और वो छोटे से पॉलिप के लिए एम्बुलाइजेशन 3.5-4 लाख रुपए उससे मांग रहे हैं फॉर एम्बुलाइजेशन। शुक्र है वो बच्ची ने, मेरा पता नहीं कितनी फंस जाती हैं जाके। और मेरी रेडियोलॉजिस्ट से अपील है कि खुदारा आपके पास पूरे मर्द की पूरा जिस्म है, अपने सारी जो आपने सीखी हुई हैं जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको ज़रूर आजमाइए। प्लीज़ फ़ीमेल पेल्विस को हमारे लिए छोड़ दें। अगर आप ही ये सारा कुछ कर रहे होते तो गायनी का डिपार्टमेंट बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। आपके पास हम भेजते हैं आर्टीरियोवीनस मैलफॉर्मेशंस, AVM, जिसमें एम्बुलाइजेशन इंडिकेटेड है, क्योंकि उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। वैसे तो हम यूट्राइन आर्टरी लाइगेट कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, अगर फाइब्रॉइड है, AVM है, तो हम उधर लाइगेट कर देते हैं ताकि वो AVM उसका ट्रीट हो जाए। लेकिन अगर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है तो हम खुद भेजते हैं आपके पास जहाँ इंडिकेटेड है। तो लेकिन प्लीज़ बड़े बड़े वाटरमेलन जितने, तरबूज जितने फाइब्रॉइड्स को 2-2 दफ़ा आपने 7 लाख रुपए लेके एक बच्ची का वो किया, और कच्चे पक्के वो कहीं से ज़िंदा कहीं से मरा हुआ, वो शदीद पेन में मेरे पास आई और तकरीबन 3.5-4 घंटे में मैंने उसके वो चॉप कर करके वो निकाले, वो सारे टुकड़े, ट्रे भर गई उसके अंदर। और फिर छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स हैं, बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, आप उसकी एम्बुलाइजेशन करते हैं, वो वहाँ डेड टिश्यू पड़ा हुआ है, वो नहीं प्रेगनेंसी होने देगा, वो अबॉर्शंस ही होते जाएंगे वो कभी भी, और फिर वो सख्त हो जाते हैं, फाइब्रोज होके वो पत्थर की तरह फिर कैल्सिफाई हो जाते हैं। वहाँ कहाँ बच्चा हो सकता है। आप नली पैरस जिसको अभी बच्चे चाहिए, खुदा का वास्ता उनके एम्बुलाइजेशन मत कीजिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर सवाल ये है कि गायनी और सर्जन जो है ये मेडिकल फील्ड में दोनों अलग अलग अदारे हैं, तो इनका काफ़ी डिफरेंस भी है आपस में। तो लेकिन इसके बावजूद बहुत से जो डॉक्टर हैं वो सर्जन, वो गायनी का इलाज कर रहे होते हैं, तो इनके मुतालिक क्या कहेंगी? और आवाम को भी, जो लोग उनके पास जाते हैं, उनको कैसे एजुकेट करें? अरसलान, अब ऐसा है कि आपने तो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की कि अगर सर्जन नहीं, जनरल सर्जन नहीं सब कुछ कर लेना है, तो इतने बड़े बड़े गायनी के डिपार्टमेंट्स क्यों बने? इतना क्यों इन्वेस्ट करें उसके ऊपर? ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स अलग है, वो बच्चा पैदा करना, और बड़े बड़े सर्जन, प्रोफेसर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिजेरियन कर रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? कोई एथिक्स है उनके पास? अपने पब्लिक सेक्टर में तो वो नहीं ऐसे कर सकते, क्योंकि वो तो फिर अताब का शिकार होंगे, हर कोई क्रिटिसाइज। अब प्राइवेट क्लिनिक पे सिजेरियन तक करने से नहीं चूकते। तो बात ये है कि मैं आपको ये सवाल इसलिए मैंने याद कराया कि 2 पेशेंट्स पिछले ही हफ्ते, इसी हफ्ते मैंने ऑपरेट किए। एक को 4.5 घंटे लगे और एक को तकरीबन 3.5 घंटे लगे, और वो एक ही प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुका है। और वो, उसने, एक पेशेंट थी, उसकी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट थी। एंडोमेट्रियोटिक को हम आम अल्फाज में चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, क्योंकि उसमें लिक्विड चॉकलेट भरी होती है। लिक्विड चॉकलेट किसी जगह पे लीक होके अगर पेल्विस में गिर जाए तो वो पत्थर से भी सख्त एडिशंस बना सकती है। स्टोनी हार्ड पेल्विस हो जाता है, उसको हम कहते हैं फ्रोज़न पेल्विस, फ्रीज हो गया वो। ठीक है, अब वो, अगर आप उस सिस्ट को सिर्फ ड्रेन कर दें, उसमें से चॉकलेट मटेरियल निकाल दें
और उसकी लाइनिंग आप ना उतारें जो कि वो चॉकलेट मटेरियल बना रही है, वो एकदम से दोबारा भरेगी, वो उसको फिर वही डिजीज़ कर देगी। ठीक है। उस बच्ची का एक फाइब्रॉइड भी था, जो कि वो कहीं से लीक हो रही थी सिस्ट, और वो लीक होके तो वो बच्चेदानी जो थी फाइब्रॉइड समेत वो पीछे हड्डी के साथ जुड़ी हुई थी, पीछे सेक्रम के साथ, ट्यूब में उसकी अंदर दफन थी। ऊपर से ये साहब ने क्या किया, ये जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी थे, इन्होंने उसको पंक्चर किया, ठीक है, ड्रेन किया बग़ैर उसकी लाइनिंग उतारे हुए, और उसको लवाज करके ड्रेन डाल के और उसको इंजेक्शंस लगाने शुरू कर दिए कि तुम्हारी डिज़ीज़ ख़त्म हो जाए। ठीक है। भाई अल्लाह के बंदे, तुमने ना फाइब्रॉइड निकाला। वो बच्ची कहती है, मैंने कहा तुमने उससे ये नहीं पूछा कि इसमें तो अभी फाइब्रॉइड रहता है? कहता है वो लेप्रोस्कोप से नहीं निकल सकता था बीबी, वो मैं नहीं निकाला मैंने। इतनी सी बात करके और उसको भेज दिया। अब वो मेरे पास आई शदीद पेन में, आप यकीन करें उसकी एक की बजाय इतनी इतनी बड़ी 3 सिस्ट जो पेट के नीचे बिल्कुल फील हो रही थी और पीछे सेक्रम में अटैच थी, यूट्रस पीछे दबा हुआ था, फाइब्रॉइड उसका बड़ा हो चुका था। ये शायद मैंने परसों किया ये केस, और मैंने कहा भी ये तो ओपन सर्जरी होगी, ये इनिशियली सर्जन को ये लेप्रोस्कोपिकली करनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है। अनलेस कि अगर उसके पास बच्चे होते और उसके पास मतलब ये उसको शदीद पेन होती तो आप चलें, अगर आप लाइनिंग उतार सकते तो आप लेप्रोस्कोप से कर लें, आपको फाइब्रॉइड निकालना आता है आप वो कर लेते हैं। लेकिन आप एक इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट करके अपनी फ़ीस जेब में डाल के आप कैसे अल्लाह सुब्हान ताला को फेस करेंगे कि आप क्या करें? ये तो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स पे ही आपको ओपन आप ही कर लेते, ओपन सर्जरी करते उसकी, या आप गायनोकोलॉजिस्ट को भेज देते कि जी ये आप करेंगे, मेरे करने वाला केस नहीं है। यकीन करें उसकी मैंने वो सिस ड्रेन की पूरी इतनी बकेट भर गई लिक्विड चॉकलेट मटेरियल से। उसके बाद मैंने उसके हस्बैंड को अंदर बुलाया मास्क वगैरह पहना के, मैंने कहा ये देखो ये अब इतनी बड़ी ओवरी हुई हुई है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सिस्ट है। फिर मैंने ओवरी की क्वालिटी ये है कि जब आप सिस्ट की लाइनिंग निकाल लेते हैं और आप तो वो जो अंडे उसके अंदर पड़े होते हैं ना वो स्प्रिंग की तरह ना कॉन्ट्रैक्ट होके वो एक छोटी सी चीज़ बना देते हैं, वो सिस्ट के ऊपर एक्सपैंड हो जाते हैं। जब आप उसकी लाइनिंग उतारते हैं तो वो बचे हुए अंडे जो कि आम सर्जन को तो नज़र नहीं आ सकते। ठीक है। उसकी मैंने रिकन्स्ट्रक्ट की इतने आराम से। पहले मैंने सारी उसकी लाइनिंग उतारी, उसकी एडिशंस उतारी, उसकी राइट ओवरी को ढूंढा, यूट्रस को मैं खोद के बाहर लेके आई। वो फ्रोज़न पेल्विस को इतना इतना करके आप अलग करते हैं क्योंकि अंतड़ी में अगर सुराख हो जाए तो फिर आप बस, अल्लाह सुब्हानु ताला ने इतनी रहमत मेरे ऊपर की है कि कभी अंतड़ी इंजर नहीं हुई मुझसे। लेकिन मैंने अपने आप को ट्रेनिंग ज़रूर दी है कि अगर अंतड़ी ज़ख्मी हो जाए तो मैंने क्या करना है, सर्जन को बुलाए बगैर। मेरी पूरी ट्रेनिंग है एज रजिस्ट्रार इन जनरल सर्जरी ऑल्सो। मैंने जनरल सर्जरी में मुझे अंतड़ी से डर नहीं लगता, मुझे ब्लैडर से डर नहीं लगता, मुझे यूरेटर से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई हुई है जनरल सर्जरी के वार्ड में। तो वहाँ पे अगर कोई निक लग भी जाए तो मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं उसको वहीं रिपेयर करती हूँ। अब गायनोकोलॉजिस्ट क्या करेंगी, उसको कवर करके सर्जन को कॉल भेज देंगे, लंबा एनेस्थीसिया चल रहा है, सर्जन बिज़ी है, वो नहीं है, ऊपर से फिर इतनी बदनामी के जी ये फाड़ देती हैं चीज़ें और फिर हमें बुला लेती हैं। तो मेरा गायनोकोलॉजिस्ट को भी ये पैगाम है कि प्लीज़ जो जो चीज़ें पेल्विक्स के नेबर्स हैं, जो हमसाए हैं, उनको डील करना खुद सीखें। ठीक है। ब्लैडर को रिपेयर करनी खुद सीखें। अव्वल तो आपसे इंजर नहीं होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड पे असेस करें कि आपने क्या करना है। यूरेटर्स को आप समझ के उसके अंदर या तो आप एक यूरेटेरिक कैथेटर डाल लें ताकि आप उसको फील करते हुए सर्जरी करें। उसके अलावा इंटेस्टाइन अगर इंजर हो जाती है तो फिर आपने क्या करना है। तो ये 3 चीज़ें, इंटेस्टाइन, यूरेटर और ब्लैडर, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये वाइटल ऑर्गन्स हैं जो वहाँ पे यूट्रस और ओवरीज के आसपास होते हैं। तो मैंने अब क्लासेस भी शुरू की हैं अपनी यंग जो जनरेशन है उसके लिए। मेरे सेंटर पे नीचे हॉल है जहाँ मैं एवरी मंथ एक क्लास लेती हूँ और उनको बेसिक सर्जिकल स्किल्स जो हैं मैं उनको सिखाती हूँ। तो उसके अंदर ये है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि सर्जन जो है उसको इनिशियल अल्ट्रासाउंड पे बताना चाहिए। फिर जो एग्ज़ामिनेशन है ना, जो क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन है, देखें जब चीज़ें जुड़ी होती हैं ना, तो जब हम परवजाइनल अपने हाथों से एग्ज़ामिन करते हैं ना बाय मैनुअल, उसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अंतड़ी कितनी जुड़ी हुई है।
हमें लेप्रोस्कोप डालना है कि हमें ओपन सर्जरी करनी है, ये सर्जन नहीं डिसाइड कर सकता, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई हुई। और जब मैंने उस बच्ची को खोला, फिर मैंने उसके हस्बैंड के सामने उसकी सारी ओवरी को रिकंस्ट्रक्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अच्छे अंडे मिल गए हमें। दोनों ट्यूब्स जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी अंदर से खोद के मिल गई, वो अफेक्ट नहीं हुई हुई थी। और यूट्रस जो है उसको भी खोद के, फिर मैं एक तरीका करती हूँ कि वो जो सिस्ट वॉल जिसमें मुझे अंडे नज़र नहीं आ रहे, बहुत पतली है, उसको उतार के मैं रॉ एरिया पे सी देती हूँ ताकि वहाँ भी एडिशंस ना बने। तो ये बहुत लंबा ऑपरेशन होता है, 4.5-5 घंटे पे जा सकता है कभी कभी। तो ये 2 केसेस मैंने पिछले बार उसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी के ख़राब किए हुए मैंने की। तो मेरी अपील है इन सर्जन से कि ठीक है, आप लाइफ सेविंग ज़रूर किया करें ऑपरेशंस के, वहाँ कोई नहीं है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, मर रही है मरीज़, आप ज़रूर उसमें कूद जाया करें। लेकिन आपके पास तो पूरा जिस्म है अपने तजर्बे करने के लिए। वाई पेल्विक फीमेल पेल्विस में क्यों घुसते हैं आप? अपने ये ट्रेस पासिंग ना करें, आप एथिक्स में रहें, अपनी एक बाउंड्रीज क्रिएट करें। मुझे तो आता है जनरल सर्जरी में, मैंने सब कुछ किया हुआ है। मुझे ब्रेस्ट भी उतारना आता है, मैस्टेक्टमी आती है, मुझे गॉल ब्लैडर भी निकालना आता है, मुझे तो बहुत कुछ करना आता है। यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन्स मैं निकाल सकती हूँ, मैं तो बड़ा कुछ कर सकती हूँ। अपेंडिक्स का ऑपरेशन तो मेरे उल्टे हाथ का काम है, मैं तो नहीं करती। मैं तो बता देती हूँ कि भाई मैंने नहीं करना, मेरे एथिकल बाउंड्रीज़ हैं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे करना आता है लेकिन मैं नहीं करती। बिनाइन अगर कोई ट्यूमर है ब्रेस्ट का, वो हमें पढ़ाया जाता है, हमारे पर्चे में एक कंपलसरी क्वेश्चन ब्रेस्ट का होता है। हमें एथिकली ब्रेस्ट की डिजीज़ेस हमारे डोमेन में आती हैं। जब कैंसर निकला है फिर हम सर्जन को भेज देते हैं, लेकिन बिनाइन डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट गायनेकोलॉजी की डोमेन है। और उसके अलावा अगर आपको एनल डायलिटेशन आती है, प्रेगनेंसी में कई बार हेमरॉइड्स बने होते हैं, वो शर्म खाते हुए मेल सर्जन के पास नहीं जाती, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर आना चाहिए एनल डायलिटेशन और हेमरॉइडेक्टमी, कि अगर आप सिजेरियन कर रही हैं तो आपको एनल फिशर को डील करना आना चाहिए। तो ये बातें जो हैं ये एथिक्स में शामिल हैं। और देखिए, कोई छोटे मोटे सर्जन तो ये कर ही रहे हैं। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो अपने आने वाले जूनियर्स को एथिक्स सिखाने की उसकी जिम्मेदारी है, वो खुद ये कर रहे हैं। खुद ही कर रहे हैं तो फिर बाकी जूनियर्स तो करेंगे।